आज तो हमको समझा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है तो सुन चुप। याद रखने योग्य जो बातें हैं, 2 पॉइंट है। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावना के द्वार खोल दिए थे। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ: उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। बताते हैं सवरकर। और इनके रूढ़िवादी के मुख्य विचार जो थे वो पहला था उदारवादी और परिवर्तनवादियों के ये विरोध में थे। अतीत का सम्मान करते थे और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, ये इनकी सोच थी कि एकाएक हमें सब कुछ नहीं बदल देना चाहिए। धीरे धीरे जब लोग हर प्रथा को भूल जाए उस तरीके से बदलना चाहिए। अब उदारवादी का मुख्य विचार सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में थे ये लोग। परिवर्तनवादी के मुख्य विचार क्या थे? परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार यह थे: बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर में थे, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार का विरोध करते थे, संपत्ति के संकेंद्र का विरोध लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं था, महिला मताधिकार का आंदोलन का समर्थन था। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। अब तुमको 2-4 बात ऐसे ही बता देते हैं जो बताना नहीं चाहिए, पेपर में आएगा, इसलिए फिर भी बता देते हैं। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। अच्छा, बुक में हम तो एक पॉइंट और देखे थे जब मैडम पढ़ा रही थी, कोनो रूसी समाज के बारे में, वो तनी बताओ। चल, तू कह रहा था, हम बता देते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। अच्छा, एक बात बताओ, जब 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी, तो बचे हुए 15% कौन से लोग थे और वो किन पर निर्भर थे? जाटपूर्वक 15% लोग अमीर लोग थे जो इन 85% लोगों को अपने पास काम पर रखते थे, या इन 85% में से कुछ के पास अपनी खुद की जमीन होती थी, वो खेती करते थे। मतलब उनका जो मुख्य काम था वो खेती करना ही था अपने परिवार को पालने के लिए। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कायोम यानी कि मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बंटता था। रूस एक निरंकुश राजशाही था। 1904 ईस्वी में जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूर की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। इस दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिक। चल, अभी तो से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइयो। समाजवादी विचार के संपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स, ऐसा ही कुछ ना। चल, अब दूसरे सवाल का जवाब दियो। रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया? ये तो बहुत ही आसान है, लेनिन। खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? 1905 की क्रांति से। अब हम जा रहे हैं, कल तुम दोबारा मिलना तो पढ़ लेना। अच्छा, अपना फोन नंबर तो दे दो, कभी कभी बतिया ले करेंगे।